हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं बात करने वाला हूं 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के इलेक्शंस के बारे में। और इसमें जीतने की सबसे बड़ी दावेदारी प्रधानमंत्री मोदी की ही बताई जा रही है और इसीलिए मोदी सरकार को हराने के लिए बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी हैं। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या कर दिया कि सभी पार्टियों को एक होना पड़ गया। तो चलिए आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में चाहे कोई भी सरकार आ जाए लेकिन हर बार मुद्दा महंगाई का ही होगा। और अगर देखा जाए तो महंगाई तो 1950 से चली आ रही है, लेकिन कोई भी सरकार अपने कार्यकाल में महंगाई को काबू नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या। अगर इन दोनों को काबू कर लिया जाए तो महंगाई कम हो सकती है, नहीं तो चाहे कांग्रेस सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी सरकार आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार आ जाए, इस महंगाई को कम नहीं किया जा सकता। और भ्रष्टाचार को रोकना सरकार के हाथ में और जनसंख्या को रोकना हमारे हाथ में है। उसके लिए हम सबको एक होकर सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लागू करने की मांग करनी होगी। लेकिन अगर इस मुद्दे को एक साइड रखकर सोचें तो आज इंडिया का नाम जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के ही कार्यकाल में गूंज रहा है। आज अगर दुनिया में किसी भी देश में कोई भी परेशानी होती है तो उनकी उम्मीद सबसे पहले भारत से होती है और मदद के लिए सबसे पहले भारत को ही पुकारा जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का हेल्पिंग हैंड नेचर। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार उन देशों की सहायता की जिन्हें किसी और देश से कोई उम्मीद नहीं थी। और कोरोना काल में भी भारत ने पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचाकर सभी देशों की सहायता की। यही कारण है कि आज बड़े से बड़े देश भी भारत का साथ देते हैं और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ भी जाते हैं, उनका अलग ही स्वागत होता है क्योंकि वो भारत जैसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री हैं। और भारत अगर आज एक बड़ी शक्ति लेकर उभरा है तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिए गए वो फैसले हैं जिनके कारण दुनिया को नए भारत की तस्वीर दिखाई दी। आज भारत पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। 2014 के पहले के भारत को हर बार दबाया जाता था, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या अमेरिका हो। ये सभी देश भारत को अपनी शक्ति से डराते थे, लेकिन आज भूल से भी कोई भारत को आंख नहीं दिखा सकता। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और कुछ बड़े फैसले जिनको आज तक कोई भी सरकार नहीं ले पाई। और यही कारण है कि आज देश में हर कोई बीजेपी सरकार को ही लाना चाहता है और मोदी जी को फिर से भारत देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके उन फैसलों के बारे में बात करते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 26 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे सिर्फ देश और दुनिया के लोगों को चौंकाया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में नए भारत की एक तस्वीर भी पेश की। सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह के 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान से बदला लिया गया था। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के पैरा कमांडो का एक दल पोक में दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद पोक में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही भारत ने दुनिया को साफ कर दिया कि ये नया भारत है जो खुद पर हमला होने के बाद चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है और दुश्मन को खत्म करने के लिए घर में घुसकर मारेगा। इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम उरी कैंप के नाम पर ही रखा गया है, जिसको आप YouTube पर देख सकते हो। दूसरा हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के बारे में। साल 2015 में ही मोदी सरकार का एक और ऐसा फैसला है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। 8 नवंबर साल 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। देश में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए करोड़ों रुपए सरकार से बचाकर अपने घरों और ऑफिस में छुपा कर रखा हुआ था, जो एक तरह की ब्लैक मनी थी। क्योंकि जो पैसा बैंक में जमा नहीं करवाया जाता उसका कोई टैक्स नहीं भरा जाता और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है कि वो पैसा कहाँ से आया। ऐसी इनकम को ब्लैक मनी कहा जाता है। और उस पैसे को बैंकों में जमा करवाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया।
लेकिन सरकार ने लोगों को वो सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा था, जिससे सबका पैसा सेफ हो जाए। लेकिन इस नोटबंदी का सबसे बड़ा झटका उन बड़े लोगों को लगा जिनके घरों में करोड़ों रुपए पड़े हुए थे और उसकी कोई डिटेल नहीं थी। और इसमें ज़्यादातर बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन और कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो गलत तरीकों से पैसा कमाते थे। और उन लोगों ने बहुत सारा पैसा पानी में बहाया, बहुत से पैसों को आग लगा दी गई और यहीं से साफ हो चुका था कि ब्लैक मनी देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर ही है। और इस नोटबंदी से मार्केट में घूमने वाले नकली नोट भी किसी काम के नहीं रहे और इन नकली नोटों के कारोबार के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था। और सूत्रों से पता चला था कि पाकिस्तान में बैठे जावेद खनानी ने भारत में हुई नोटबंदी के कारण आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके पास भारत की करेंसी के 500 और 1000 के नोटों के लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नकली नोट थे। और अगर नोटबंदी नहीं की जाती तो ये नकली नोट भारत में भेजे जाते और भारत के ही खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो चुका है और विपक्ष हमेशा की तरह आलोचना करता रहेगा। और मोदी सरकार ने यहाँ अपना मास्टर स्ट्रोक चला दिया। हमारा देश पीएम मोदी के इस फैसले को इतिहास में हमेशा याद रखेगा। आगे बात करते हैं यूपीआई की। 11 अप्रैल 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही लगातार इसकी उपयोगिता बहुत तेजी से बढ़ी है। आजकल हर कोई पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई के जरिए पेमेंट करना और लेना पसंद करता है। इसके जरिए हुआ लेन देन अक्टूबर 2016 के 50 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2018 में 598 अरब रुपए पहुंच गया। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल में बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या सितंबर 2022 में बढ़कर 6.78 अरब हो गई है और इसका मूल्य 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। आज एक बड़े दुकानदार से लेकर एक सब्जी वाले भी यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और आजकल यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल लोग अपनी शादियों में भी कर रहे हैं। और यूपीआई ने पैसों के लेन देन को इतना आसान कर दिया है कि लोगों को बैंकों की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। जीएसटी 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया था। जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स विचार को पूर्ण रूप से स्थापित करना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और करीब 12 तरह के अलग अलग सेस को खत्म कर दिया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के हमलावरों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था। इस काफिलों में करीब 2500 जवान थे। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। 2 सप्ताह के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत में बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। आर्टिकल 370 दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के बीच में काफी सालों से बहस चल रही थी और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर पर अधिकार बताता था और यही कारण था कि उसने वहां के मुसलमानों को भी भड़का कर रखा हुआ था जो खुद को भारत के नागरिक नहीं मानते थे और वहां पर रहने वाले भारतीयों पर अत्याचार करते थे, जिसके ऊपर द कश्मीर फाइल्स मूवी बनी हुई है, जिसको आप YouTube पर देख सकते हो। लेकिन भारतीयों पर उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के पीछे था आर्टिकल 370, जिसके रहते हमारी केंद्र सरकार वहां पर अपना कानून नहीं चला सकती थी और यही कारण था कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अगर कोई गलती से भी वहां पर भारत का झंडा दिखा देता था तो उसको मारने तक की धमकियां मिल जाती थी। लेकिन इस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कभी भी किसी सरकार ने कोई कोशिश तक नहीं की। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाने के लिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत जरूरी था और जिस तरह से मोदी सरकार ने पहले भी बहुत बड़े फैसले किए थे, वैसे ही लोगों को यकीन हो गया था कि मोदी सरकार चाहे तो आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है और ऐसा ही हुआ। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका।
वहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में से माना जाता है। CAA NRC नागरिकता संशोधन कानून यानी अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारतीय के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न था या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर यहाँ आए थे। वही NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से लाया गया। NRC के तहत एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है अगर वो ये साबित कर दे कि वो या उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे। 3 तलाक। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। गुंडा राज खत्म किया। 2014 में बीजेपी सरकार आने से पहले देश में गुंडागर्दी का माहौल भी बहुत ज्यादा था। और सब जानते हैं योगी जी के यूपी के CM बनने से पहले वहां के क्या हालात थे। वहां गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि सरेआम किसी को भी गोली मार देना और किसी की भी लड़की का रेप कर देना, ये सब खुलेआम हो रहा था। लेकिन जब यूपी में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ CM के पद पर आए तो उन्होंने यूपी से माफिया राज को खत्म करना शुरू कर दिया। और आज यूपी के हालात आपको पता ही है। आज देश के कोने कोने में योगी जी की डिमांड बढ़ रही है और यहाँ तक कि फ्रांस में हो रहे दंगों को रोकने के लिए जर्मनी के डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन केम लगातार फ्रांस की स्थिति पर ट्वीट कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत को CM योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए और वैसे 24 घंटे के भीतर रोक सकते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि योगी मॉडल की डिमांड सिर्फ देश के अलग राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। ये कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके लागू होने से देश में न्याय प्रणाली में सुधार आएगा और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार को अपना सहयोग देना चाहिए। राम मंदिर। आज हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका फर्स्ट फ्लोर लगभग बन चुका है और बाकी 2024 शुरू होते ही पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर बनाने की लड़ाई लगभग 400 साल पुरानी है और अयोध्या जमीन पर विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। इस पर सबसे पहली बहस 1853 में हुई थी और 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी और उसके बाद ये केस लगातार चलता रहा। बहुत बार मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दंगे भी हुए, किसी भी तरह का कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं उस समय की सरकार का भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद राम मंदिर बनने पर एक उम्मीद दिखने लगी और वैसा ही हुआ। बीजेपी के ही कार्यकाल में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना और ये हिंदू राष्ट्र बनने पर सबसे बड़ी और पहली जीत थी जो हिंदुओं के खाते में आई। और यही कारण है कि आज भारत के लोगों का एक ही नारा है, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लेकर आएंगे। और यहाँ पर लोगों का इशारा बिल्कुल साफ है कि 2024 में कौन सी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।